हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि वेरियस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो ये वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के क्वेश्चन रोजगार और निर्माण सीरीज में दिए गए हैं, ये जो यूनिट फर्स्ट है हमारी एमपीपीएससी की, जिसमें हिस्ट्री की बात की गई है, उसके टॉपिक से रिलेटेड हैं और ये डायरेक्टली एमसीक्यू आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और रोजगार निर्माण इसीलिए हम पढ़ते हैं कि हमारे एग्जाम में हेल्प हो सके। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत सूत्रकाल की शिक्षा पद्धति के संबंध में दंड नीति शिक्षा व्यवस्था का संबंध किससे है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, अमृत और न्याय शास्त्र। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र में दंड नीति शिक्षा विषय के बारे में बताया गया है। सेकंड क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन संधोदाह से आप क्या समझते हैं। हम केवल राइट आंसर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर वे महिलाएं जो आजीवन शिक्षा जारी रखती हैं वो क्या कहलाती हैं, संधोदाह। इस तरीके के क्वेश्चन 2 मार्कर में भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको वो अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गुरुकुल व्यवस्था के अंतर्गत अंतेवासी किसे कहा जाता था। अंतेवासी किसे कहते थे, तो शिक्षार्थी को कहते थे, गुरु को कहते थे, पालक मतलब गार्जियन को बोलते थे या गुरुकुल को बोलते थे। तो अंतेवासी बोला जाता था स्टूडेंट को, जो विद्यार्थी होते थे उनको गुरुकुल व्यवस्था में अंतेवासी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल के वे ग्राम जिन्हें शिक्षा का केंद्र बनाकर राजा विद्वानों को बसाते थे, उन्हें निर्वाह की व्यवस्था करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था। तो जो वो इस प्रकार के विद्वान होते थे उन्हें अग्रहारम कहा जाता था। देखिए, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम फैक्चुअल एग्ज़ाम है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन जो हमने कभी भी नहीं पढ़े हैं अगर पूछे जाते हैं तो एग्ज़ाम में हमसे नहीं बनते हैं। इसलिए जो टॉपिक थोड़े से बहुत ज़्यादा हम मतलब कि कॉमन नहीं है उनको हमें स्पेशली एमसीक्यू की प्रैक्टिस करके पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शाखा का संबंध ऋग्वेद से है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मंडूकायन, संख्यायन, वात्स्कल या ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाजसयनी संहिता किसे कहा जाता है। तो ये जो शुक्ल यजुर्वेद होता है उसको क्या कहा जाता है, वाजसयनी संहिता कहा जाता है। जो 4 वेद हैं इनके उपनाम क्या हैं, इनके उपवेद क्या हैं, इनको पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था, इनमें किस किस चीज़ का वर्णन मिलता है, ये सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रचना से पूछा गया है कि संख्यायन नामक ब्राह्मण ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर राइट आंसर होगा कौशितक के द्वारा संख्यायन नामक ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई थी। इसके बाद पूछा गया है कि तैत्तिरीय ब्राह्मण के कितने अष्टक कांड हैं। तो जो तैत्तिरीय ब्राह्मण है, तो जैसे कि समझ में आ रहा है तैत्तिरीय मतलब ये 3, तो हम याद कर लेंगे कि तैत्तिरीय ब्राह्मण के कितने अष्टक कांड हैं, 3। नेक्स्ट पूछा गया है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में ओमकार के साथ त्रिमूर्ति का उल्लेख किया गया है। तो वो गोपद ब्राह्मण में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से उपनिषद में जनक याज्ञवल्क्य के शास्त्रार्थ का वर्णन किया गया है। तो वो किया गया था किसमें, जो ब्रह्मदारण्यम है उसमें इस प्रकार के शास्त्रार्थ का वर्णन किया गया था। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ब्रह्मा सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई। तो बादरायण के द्वारा ब्रह्म सूत्र की रचना की गई। हिस्ट्री से जितनी भी रचनाएं हैं वो आपको अलग से एक टेबल बना के याद कर लेना है, उससे एक क्वेश्चन आता है। फिर पूछा गया है कि वेदांग को प्रतिशांख्य कहा जाता है। तो शिक्षा निम्नलिखित में से किस वेदांग को प्रतिशांख्य भी कहा जाता है। तो शिक्षा को कहा जाता है। फिर पूछा गया है कि ऋक् प्रतिशाख्य नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई। तो शौनक के द्वारा की गई। सुल्व सूत्र में किसका वर्णन मिलता है। तो सुल्व सूत्र में यज्ञ वेदिका की जयमिति का वर्णन मिलता है। ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है, इसलिए जनरली हम इनको नहीं पढ़ पाते हैं। अष्टाध्यायी, ये क्वेश्चन तो पहले भी एमपीपीएससी पूछ चुका है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि अष्टाध्यायी की रचनाकार कौन है। तो वो है पाणिनि। फिर पूछा गया है कि लगदाचार्य द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लिखा गया है। तो वो है वेदांग ज्योतिष।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल की ऋचाएँ सबसे अधिक पुरानी हैं। तो ये हम पढ़ते हैं, जब ऋग्वेद के बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि जो सप्तम मंडल है वो सबसे पुरानी रचना मानी गई है। फिर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से सूक्त में सृष्टि की प्रक्रिया का प्रतिपादन किया गया है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, पुरुष सूक्त में, संवाद सूक्त में, उषा सूक्त में या हिरण्यगर्भ सूक्त में। तो यहाँ पर जो पुरुष सूक्त है उसमें क्या किया गया है कि सृष्टि की प्रक्रिया का प्रतिपादन किया गया है। फिर पूछा गया है कि सामवेद के मंत्रों का गायन, जो सामवेद के मंत्रों का गायन करते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है उद्गाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कौन सा मंडल सोम को समर्पित है। तो सोम, जिसे हम सोम रस के नाम से भी जानते हैं, तो जो 9वां मंडल है उसको क्या कहा जाता है, सोम का वर्णन मिलता है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जब भी बात की जाती है सोम रस को पीने की तो बोला जाता है नो आपको सोम रस नहीं पीना है। दैट मीन्स कि यहाँ पर 9वें मंडल में सोम रस को समर्पित किया गया है। फिर पूछा गया कि किस नदी को अश्किनी के नाम से भी जाना जाता है। तो अश्किनी के नाम से चिनाब नदी को जाना जाता है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में भी पूछा गया है। फिर पूछा गया है कि ऋग्वैदिक काल की कौन सी नदी को नदीतमा कहा जाता है। तो सरस्वती नदी को नदीतमा के नाम से जाना जाता है। जितनी भी पुरानी नदियां हैं उनके अन्य नाम कौन कौन से हैं वो आपको याद कर लेना है। फिर पूछा गया है कि वैदिक कालीन व्यवस्था में पुरन भेत्ता नामक शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था। तो राजा के लिए पुरन भेत्ता नामक शब्द यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था राजा की नियुक्ति और पदच्युत मतलब पद से हटाना और इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करती थी। तो जो समिति होती थी वो क्या करती थी, अगर किसी राजा की नियुक्ति होनी है और राजा को किस तरीके से हटाना है, ये जो राइट्स है वो किसके पास थे, वो समिति के पास थे। वैदिक कालीन न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था। तो उन्हें कहा जाता था प्रश्न विनाक। ये आपको याद रखना है कि जो वैदिक काल में चीफ जस्टिस होते थे या न्यायाधीश होते थे उन्हें प्रश्न विनाक कहा जाता था। फिर पूछा गया है निम्नलिखित में से ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः कृषि कार्यों से संबंधित है। तो जो चौथा मंडल है वो कैसा है, कृषि कार्यों से संबंधित है। फिर है कुल्या शब्द का प्रयोग ऋग्वैदिक काल में किस हेतु किया जाता है। तो कुल्या शब्द जो होता है वो नहर के लिए यूज़ होता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर बौद्ध धर्म में कौन सी बोधि स्तवक को अलौकिक खतरे के खिलाफ एक रक्षक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सीता पात्रा। फिर पूछा गया है कि भविष्य का बोधिसत्व किसे माना गया है। तो ये आप सभी को पता ही होगा, इजी क्वेश्चन है ये, तो मैत्रेय को माना गया है। फिर भगवान महावीर स्वामी कब कहाँ से मोक्ष पधारे। तो भगवान महावीर स्वामी को कहाँ से मोक्ष प्राप्त हुआ था, पावापुर से मोक्ष प्राप्त हुआ था। जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं, 24वें नंबर के तीर्थंकर हैं, जिनका चिन्ह क्या है, जिनका चिन्ह है शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के अनुसार जो ऋषभनाथ हैं जो कि प्रथम तीर्थंकर हैं, जिन्हें भगवान आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, उनका चिन्ह क्या है। तो उनका जो चिन्ह है वो है सांड या बैल। इसके बाद बात करते हैं कि काकतीय रूपेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था। जो प्राचीन कालीन मंदिर हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, उनका लोकेशन और उनको कौन से शासकों के द्वारा बनाया गया है, ये भी आपको याद करना है। इसका राइट आंसर होगा जो काकतीय रूपेश्वर मंदिर है, तेलंगाना में स्थित है। फिर पूछा गया है सित्तन वासला की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म से जुड़ी हुई हैं। तो ये जैन धर्म से रिलेटेड हैं। अमरावती शैली के संबंध में कौन सा कथन गलत है। अब यहाँ पर हमें गलत पढ़ना पड़ेगा ध्यान से, यहाँ पर गलत पूछा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा कि यह शैली यूनानी व होलिस्टिक प्रणाली के प्रभाव के लिए है, तो ये गलत है। तो आप मुझे राइट आंसर बताएंगे कि अमरावती शैली कौन कौन सी 2 शैलियों के संगम से बनी हुई है। फिर पूछा गया कि यक्षगान का संबंध कहाँ से है। तो यक्षगान का संबंध कर्नाटका से है। छीबी गादगा जो डांस होती ये प्रकार की युद्ध कला है, ये कहाँ पर होती है। तो छीबी गादगा जो युद्ध कला है वो मणिपुर में होती है। जीवक चिंतामणि नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि हमें बहुत अच्छे से राइटर और उनकी जो रचना है उसको याद करना पड़ेगा। तो जीवक चिंतामणि नामक ग्रंथ के लेखक हैं तिरुक ते देवर, ये नाम आपको याद रखना है।
किराजुतूरियम जो किरातार्जुनीय नामक संस्कृत काव्य की रचना किसके द्वारा की गई है? तो जो भारवी जी हैं उनके द्वारा की गई है। नुआखेई त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा से संबंधित है। मिताथल कहाँ आता है? तो ये हरियाणा में सिचुएटेड है, ये भी आपको याद रखना है। पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है वो कौन सी शैली में बना है? तो पुरी उड़ीसा में आता है। ये जो जगन्नाथ मंदिर है वो नागर शैली में बनाया गया है। और जो खजुराहो के मंदिर हैं वो कौन सी शैली में बने हैं? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, नागार्जुन की गुफाएं बिहार में हैं, ये तो सही है। उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश में है, ये भी सही है। चंद्रगिरी की गुफाएं उड़ीसा में हैं, तो ये गलत है। चंद्रगिरी की गुफाएं कहाँ पर हैं? अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। फिर पूछा गया है कि तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो अगर हम बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो थे मोगली-पुत्तिस, इनका नाम भी याद रखना है। फिर पूछा गया है कि पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक किसको माना गया है? तो वो लकुलिश को माना गया है। सांची के स्तूप में बुद्ध के कौन से शिष्य की अस्थियां सुरक्षित रखी हुई हैं? तो यहाँ पर जो दो उनके शिष्य थे, महामोगलायन और सारिपुत्र, दोनों की अस्थियां सांची में रखी गई हैं। सांची मध्य प्रदेश की यूनेस्को की सेकंड हेरिटेज साइट है, जिसे 1989 में यूनेस्को का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो तत्कालीन लाट देश के रेशम व्यापारी दशपुर में आकर बसने का जो वर्णन है गुप्त काल के किस अभिलेख से मिलता है? इसको आप स्टार मार्क कीजिएगा, MPPSC ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो दशपुर अभिलेख है उसमें रेशम व्यापारियों का वर्णन मिलता है। फिर पूछा गया है कि दक्षिणापथ के राज्यों को जीतने हेतु समुद्रगुप्त के द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई थी? मेंस में भी हम इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ते हैं कि जो ग्रहण मोक्षानुग्रहण है उसको समुद्रगुप्त के द्वारा अपनाया गया था। फिर पूछा है कि पल्लव वंश के किस शासक ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी? तो वो धारण की थी नरसिंहवर्मन प्रथम ने। लास्ट 2 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर हम बात करते हैं शुंग, पाटलिपुत्र, सातवाहन प्रतिष्ठान, कदम्ब, वनवासी, वो चंदेल धार। तो चंदेल जो वंश था वो धार से संबंधित नहीं था। फिर पूछा गया है कि मौर्यकालीन मूर्तियों में यक्ष नाम की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये परखम से मिली है। फिर पूछा गया कि सत्यमेव जयते, MPPSC का क्वेश्चन है ये। सत्यमेव जयते का वर्णन जो है वो कौन से उपनिषद में प्राप्त हुआ है? तो वो है मुंडको उपनिषद। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे MPPSC के लिए और MP के वेरियस एग्जाम में जिनमें हिस्ट्री आएगी। तो इनको आपको 1-2 बार अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है तो आपको याद हो जाएंगे। इसी तरीके से आप चाहते हैं कि मैं MCQ सीरीज़ है जो रोजगार और निर्माण की वो शुरू करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन बता सकते हैं। विद्याश्री एकेडमी बाय पूजा की प्लेलिस्ट में जाके आप रोजगार निर्माण के सारे MCQ सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।